अब थोड़ा LC दोलन पर अपन प्रकाश डाल देते हैं, है ना। LC दोलन, ठीक है। L तथा C यानी संधारित्र और कुंडली से निर्मित प्रतिरोध को, निर्मित परिपथ को टैंक परिपथ कहते हैं। क्लियर सब। अब टैंक परिपथ क्या है सब? तो सिंपली ये देखो एक सर्किट है, ये इसमें संधारित्र है और इसमें ये कॉइल है। इस सर्किट को अपन टैंक सर्किट कहते हैं। इधर C लिख देता हूं, इधर L लिख देता हूं। कुंडली तथा संधारित्र के बीच ऊर्जा के विनिमय से उत्पन्न दोलन LC दोलन कहलाते हैं। अभी ऊर्जा के विनिमय से कैसे दोलन हो रहे हैं वो अपन देखते हैं, है ना। क्रम में देखें सब, एक क्रम बनाते हैं अपन, ठीक है। यहां से मैं दोलन भी आपको दिखाता जाता हूं। अभी संधारित्र के पास कोई ऊर्जा नहीं है, 0। अब आप एक ऊर्जा का स्रोत, बैटरी जो भी है उसका इस्तेमाल करो और संधारित्र को चार्ज करो, उसको ऊर्जा दो। इस समय संधारित्र के पास एनर्जी अपन जानते हैं, संधारित्र के पास हाफ CV², 3 है एनर्जी। संधारित्र इस समय दी गई ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में संचय कर लेगा, ठीक है। इस समय अब संधारित्र के पास ऊर्जा क्या होगी साहब? अधिकतम हो गई। उसने ऊर्जा का संचय कर लिया। ये सब ऊर्जा कहलाएगी विद्युत ऊर्जा। क्लियर? अब संधारित्र होगा डिस्चार्ज। ये निरावेशित हुआ, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन, पेन चेंज करता जाता हूं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में केवल संधारित्र की तरफ देखना है आपको, है ना। संधारित्र डिस्चार्ज हो चुका है, संधारित्र डिस्चार्ज हो चुका है, यानी संधारित्र के पास ऊर्जा अब क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। ये इसने धारा प्रवाहित की तो किसके पास की? कुंडली के पास। जैसे ये धारा प्रवाहित करेगा, कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देगी। इस समय अब संचय किसके पास हो गया? कुंडली के पास। हाफ Li², Li 0 लिख दो, यानी अब विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई? चुंबकीय ऊर्जा में, ठीक है सर। तो जैसे संधारित्र डिस्चार्ज हुआ, कुंडली को धारा मिली, कुंडली धारा मिलते ही विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देगी, जैसा मैंने दिखा दिया, विपरीत दिशा में, है ना। तो सब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा। अब ये विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरित हो गया, ठीक है। कुंडली में जैसे विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पुनः संधारित्र को आवेशित यानी चार्ज करने के काम आएगा, उसको वापस चार्ज कर देगा ये विपरीत दिशा में, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो विपरीत दिशा में, यानी ये प्लेट पहले धनात्मक थी, अब ऋणात्मक दिखा दी, और ये
ऋणात्मक थी वो धनात्मक दिखा दी, यानी विपरीत दिशा में संधारित्र के पास वापिस ऊर्जा अधिकतम हो गई। एलसी सर्किट है ये, एलसी है ना। ये सब चुंबकीय ऊर्जा वापिस किस में कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा पे, है ना। क्लियर, संधारित्र रिचार्ज हो गया। अब क्या होगा साहब, उसको नेक्स्ट देखें, है ना। अब वापिस संधारित्र डिस्चार्ज होगा, अपनी ऊर्जा खो देगा और करंट फ्लो करेगा, है ना। वापिस संधारित्र डिस्चार्ज हो गया। धारा की दिशा देख लो आप, पहले के बिल्कुल उल्टा है। अगर आप देखें तो पहले से बिल्कुल उल्टा है। संधारित्र के पास एनर्जी वापस जीरो हो गई, बिल्कुल क्लियर है ना। एक के पास देखते हैं, मतलब जैसे आप या तो कुंडली के पास देख रहे थे तो कुंडली के पास देखो, संधारित्र के पास देख रहे हैं तो थोरोली फिर संधारित्र के पास ही देखना है। ऐसा नहीं है कि फिर बीच में आप अपने हिसाब से मैनेज कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। अब धारा विपरीत दिशा में आई तो फिर कुंडली में प्रवाहित होते ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी विद्युत ऊर्जा अगेन कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, है ना। फिर क्या होना है सब, फिर वापस प्रेरित विद्युत वाहक बल संधारित्र को आवेशित करेगा, इसके बिल्कुल उल्टा, यानी अपन वापस कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ये साइकिल चलता रहेगा क्योंकि एलसी सर्किट है। तो एलसी सर्किट की आवृत्ति अपन अनुनाद के समय जान चुके हैं, 1/2 रूट एलसी होगी। तरंग आपके सामने मैंने निर्मित करके दिखा दी, है ना। अब मैं वापस डेफिनेशन बोलता हूं, मैंने आपके सामने चित्र समझा भी दिया और सिचुएशन में आप देख भी रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा एल तथा सी के समांतर क्रम से निर्मित परिपथ को टैंक परिपथ कहते हैं। ये परिपथ कहलाता है टैंक परिपथ, है ना, टैंक सर्किट, है ना। इसमें कुंडली तथा संधारित्र के मध्य ऊर्जा के विनिमय से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, और फिर ये, है ना। तो एल तथा सी है, इनके मध्य ऊर्जा के विनिमय से उत्पन्न दोलन को एलसी दोलन कहते हैं। चित्र के अनुसार आपने देख रखा है कि सबसे पहले हमने संधारित्र को चार्ज किया, एक बार आपने सप्लाई दी, एक बार, बार बार नहीं, एक बार आप सप्लाई दे दो, सप्लाई देके आप संधारित्र को चार्ज कर दो। क्लियर, संधारित्र को चार्ज करोगे तो संचय विद्युत ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, संधारित्र डिस्चार्ज होगा, निरावेशित होगा। अब ये धारा प्रवाहित करेगा, यानी ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर देगा, कुंडली को। कुंडली में संचित ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा के नाम से पुकारते हैं। तो अब ये ऊर्जा कुंडली के पास डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट कुंडली लॉस नहीं करती, वो उससे विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देती है और पुनः संधारित्र को चार्ज कर देती है। तो चुंबकीय ऊर्जा वापस कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, फिर संधारित्र डिस्चार्ज होता है और ये ऊर्जा वापस कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा। क्लियर सब। इस प्रकार जो दोलन उत्पन्न हुए उसकी आवृत्ति अपन एलसी परिपथ की आवृत्ति से, क्योंकि ये सर्किट ही एलसी सर्किट है, तो एलसी परिपथ की आवृत्ति फॉरएवर
F बराबर 1/2π√LC होती है। अब खास बात यह है कि इस प्रकार के दोलन अनंत काल तक जारी रहेंगे। बस एक बार आपको एनर्जी देने की आवश्यकता है, एक बार बस, है ना। फिर तो ये दोलन लगातार चलते ही रहेंगे, कंटिन्यू। ये धारणा है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इस धारणा को पहले समझो। अब साहब आप कहेंगे इसकी क्या उपयोगिता है? अरे साहब, आपके ट्रांजिस्टर में आप आवृत्ति कैसे चेंज करेंगे, तरंग कैसे पैदा, अनुनाद के लिए या किसी प्रोग्राम को रिसीव करने के लिए आपको अपने इंस्ट्रूमेंट में भी तो एक वेव जनरेट करनी पड़ती है। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट में वेव को कैसे जनरेट करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के अंदर वेव को जनरेट करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट में एलसी सर्किट होना चाहिए, वेव को रिसीव करने के लिए भी एलसी सर्किट होना चाहिए। अब उसके द्वारा जो डेवलप वेव है, यानी जो एलसी सर्किट है, इसको दोलित्र भी कहते हैं ना। इससे आप जो सामने देख रहे हो, इसका हिंदी में दोलित्र, अंग्रेजी में ऑक्सीलेटर है ना। इसे ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। यह इच्छित आवृत्ति का उत्पादन करता है, आपको जो आवृत्ति चाहिए उस आवृत्ति का उत्पादन करता है। अभी जैसे मान लीजिए अपन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जब एंड करोगे आप पार्ट 2 को, तो संचार पढ़ोगे। संचार क्षेत्र में तरंग उत्पन्न करनी है आपको, तो तरंग उत्पन्न करने का सोर्स कौन है? यही है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी धारणा ये थी कि ये ऊर्जा का विनिमय निरंतर जारी रहेगा और दोलन के आयाम अनंत काल तक बने रहेंगे, यानी ये दोलन अनंत काल तक होते रहेंगे। क्लियर? और जब ये दोलन किसी उपकरण में, ट्रांजिस्टर के अंदर ही विद्यमान रहे, तो जिससे अनुनाद होगा वो प्रोग्राम लगातार आपको रिसीव होता रहेगा। उसका कट होने का कोई रीजन नहीं कि वो प्रोग्राम आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिसीव नहीं हो। अब प्रॉब्लम समझो। जैसा कि मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि कोई ऐसा संधारित्र या कोई ऐसी कुंडली बना पाना संभव नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। यानी शुद्ध कुंडली और शुद्ध संधारित्र मात्र एक कल्पना है, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब संधारित्र के पास भी अल्प प्रतिरोध है, इसका मतलब कुंडली के पास भी अल्प प्रतिरोध है। अब अल्प प्रतिरोध है तो स्वाभाविक है हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा। हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा, है ना। अब ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा तो ओरिजिनल सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या हो गया, है ना। ओरिजिनल सिचुएशन क्या होगी वो आपको मैं दिखाता हूं। यार लाइन ही सीधी नहीं खींची, ये क्या चक्कर है। इधर ले लेता हूं सब, वो मेरा राइट हैंड चलता है ना, तो मेरे इधर फिर भी मेरे से बन जाते हैं ग्राफ, एकदम लेफ्ट में मुझसे नहीं बन पाता। ये टी और एनर्जी, है ना। तो एनर्जी का लॉस तो हर साइकिल में हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस, यानी आपको ये बताया जा चुका है कि कुंडली प्रतिरोध रहित नहीं है और संधारित्र भी प्रतिरोध रहित नहीं है, दोनों में प्रतिरोध है। तो हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा, इसलिए हर चक्र में दोलन के आयाम घटते जाएंगे और अंततोगत्वा ये शून्य हो जाएंगे। यानी अगर आप देखो ऊर्जा का फॉर्म, तो ये ऊर्जा घटते घटते शून्य हो जाएगी।
जबकि अपन तो क्या सोच रहे थे, अपन तो सोच रहे थे कि साहब दोलन के आयाम, एक मिनट, दोलन के आयाम अनंत काल तक नियत रहेंगे। अपनी सोच तो ये थी कि एल सी को ऊर्जा देता रहेगा और सी एल को ऊर्जा देता रहेगा और ये आयाम अनंत काल तक मेंटेन रहेंगे, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो पा रहा जैसा अपन सोचते हैं। ठीक है ना, ऐसे दोलन जिसमें हर चक्र में ऊर्जा की हानि होती रहे, ऐसे दोलन को हम कहते हैं अवमंदित दोलन। तो वास्तव में एलसी सर्किट तो अवमंदित दोलन देगा, ये नियत आयाम वाले दोलन एलसी सर्किट से मिलने वाले नहीं है। साफ है, बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के अल्पमान से ऊर्जा के क्षय होते रहने के कारण। अब क्या करें सब, तो सब इलेक्ट्रॉनिक जब अपन पढ़ेंगे पार्ट 2, उसमें एक आइडिया आएगा शानदार, है ना। क्या आएगा सब आइडिया, कि जो हर चक्र में एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं, जो हर चक्र में आपको ऊर्जा की हानि हो रही है, उसकी आप क्षतिपूर्ति करते रहें, उसको बाहरी तंत्र द्वारा प्रोवाइड करवाते रहें। आप बाहर के तंत्र द्वारा हर चक्र में होने वाली ऊर्जा के क्षय की पूर्ति करते रहेंगे या क्षति पूर्ति करते रहेंगे, तो वास्तव में दोलनों को या दोलनों के आयाम को अनंत काल तक नियत रखा जा सकता है। ऐसे दोलन जिनमें ऊर्जा देकर उनके आयामों को नियत रखते हों, उन दोलनों को अपन कहते हैं पोषित दोलन, है ना। अब साहब ये कौन करेगा, यहां पर कौन करेगा इसलिए कह रहा हूं कि संचार तंत्र में जो आवृत्ति होती है वो होती है मतलब किलो हर्ट्ज, या वो होती है मेगा हर्ट्ज। 10 जरूरी नहीं हो, 10 तो मैंने लगा दिया, ऐसा 10। अब मतलब आप यूं सोचें कि कितनी आवृत्ति होगी, जैसे इसको किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो ये पर सेकेंड, इधर 10 की पावर 6 मेगा और एक 10 की पावर 7 पर सेकेंड, पता है। अब किलो हर्ट्ज, मैंने 10 किलो हर्ट्ज देखा तो एक सेकेंड में कितने साइकिल हैं, 10 की पावर 4 चक्र, 10,000 चक्र एक सेकेंड में, है ना। नीचे जो मैं लिख रहा हूं उस तरंग की आवृत्ति देखो आप, 10 की पावर 7, एक सेकंड में इतने वाइब्रेशन, इतने साइकिल पूरे हो जाएंगे। अब आप सोचो कि इतनी एक सेकंड में साइकिल होते हों, वहां आपको हर साइकिल यानी हर चक्र में ऊर्जा की क्षति पूर्ति करके दोलनों के आयाम को नियत बनाए रखना हो, तो आप सोच सकते हो क्या किसी ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति द्वारा ये काम कर पाना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। ये ऊर्जा की क्षति पूर्ति कोई मतलब कोई व्यक्ति का तो काम ही नहीं, व्यक्ति की तो छोड़ो, इसके लिए सर्किट भी बड़े परफेक्ट सर्किट चाहिए। तो सब जो पार्ट 2 होगा उसमें दोलन को पोषित करने के लिए या हर चक्र में ऊर्जा का अल्पमान देते रहने के लिए हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है सब, ये भी एक अवयव है, बड़ा शानदार अवयव है। इस ट्रांजिस्टर से एक सर्किट बनाएंगे, वो सर्किट इसमें
हर चक्र में क्षतिपूर्ति होने वाली ऊर्जा की पूर्ति करता रहेगा और दोलन के आयाम को अनंत काल तक नियत बना देगा, यानी दोलन पर। तो सब जो आपके ट्रांजिस्टर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप फ्रीक्वेंसी चेंजर रखते हो, यानी जहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, उन सभी सर्किट में ट्रांजिस्टर भी लगा होगा, क्योंकि एलसी सर्किट तो के वास्तविक दोलन ये हैं और ये जो हम सोचते हैं ये वाला है नियत आयाम के, ये वास्तविक नहीं है ना। उसका कारण अपन ने कंसीडर कर लिया। तो बच्चों आज आपको इस वाले में मेटल डिटेक्टर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, उसका आपको प्रोसेस समझा दिया। चौक कुंडली भी एक छोटा सा उपकरण है और ये एलसी दोलन एक डिटेल में आ चुके हैं, है ना। अब अपने पास इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बचता है ट्रांसफार्मर, है ना। तो कहने का मतलब अब अपने को पढ़ना रह गया ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर पढ़ते ये चैप्टर टोटली क्लोज हो जाएगा, है ना। और फिर इसके एनसीईआरटी वाले कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे, एडिशनल न्यूमेरिकल देखते हैं अगर वो लेने पे जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने क्या है इस वाले चैप्टर में मुझे ये सही लगा कि मैंने बीच बीच में न्यूमेरिकल हाथ के हाथ डाल दिए हैं। तो बीच बीच में डाले जाने वाले न्यूमेरिकल के कारण अब ये समस्या नहीं रही कि एंड में अपने ऊपर न्यूमेरिकल का लोड बढ़ जाए या लोड पड़ जाए। तो इस चैप्टर में मैंने प्रयोग कर लिया था पहले से। मैंने कहा भाई बीच बीच में मैं कंपटीशन में काम में आने वाले न्यूमेरिकल इसमें डालता रहूँगा, है ना। अब इस बार अभी तो मैंने एनसीईआरटी के डाले भी नहीं। इस बार देखो प्रयोग भी एक शानदार ये किया, इस बार अभी एनसीईआरटी का मैंने एक भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं डाला। तो ठीक है, कंपटीशन वाले डाल दे तो आपके जो बच्चे अन्य देख रहे होंगे कंपटीशन वाले, उनको भी लाभ होगा। अब ये आपकी ओपिनियन से मुझे पता पड़ेगा कि हाँ ये इस चैप्टर में किया गया ये प्रयोग कहाँ तक सफल है ना। आप मुझे या जब आप YouTube पे देखते हो तो वहाँ रेस्पॉन्स दो, आप रेस्पॉन्ड करो वहाँ पे कि हाँ हमें ये चाहिए। जैसा आप रेस्पॉन्स करेंगे वैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो सब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसफार्मर से चालू होगा, उसी में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये काम करे, अब पता नहीं उसमें एक लेक्चर भी लग जाए, दो भी लग जाए, है ना। न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे तो देख लेंगे, 2 लेक्चर भी पॉसिबल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।